बंद कर दी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मूल्यह्रास के संदर्भ में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को अच्छे ढंग से देखा और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि हमारे विद्यार्थी जरूर इसको याद रखेंगे। मूल्यह्रास के जो प्रमुख दूसरा पार्ट है वो है मूल्यह्रास की पद्धतियां। वैसे तो भारतीय लेखांकन पद्धति के अंतर्गत कुल 17 से भी अधिक पद्धतियों का वर्णन किया गया है, लेकिन प्रमुख रूप से यदि आप देखेंगे तो इसमें शुरू के 4 पद्धतियों को ही आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है। मूल्यह्रास की जो पद्धतियां हैं वो अलग अलग प्रकार के कई पद्धतियों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे जो पहला और प्रमुख है वो है स्थायी किस्त पद्धति, दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तीसरा आप देखेंगे तो वार्षिकी पद्धति जिसको एन्युटी मेथड कहते हैं, चौथा जो है वो डेप्रिसिएशन फंड मेथड जिसे हम मूल्यह्रास कोष पद्धति कहते हैं, बीमा कोष पद्धति इंश्योरेंस प्रीमियम मेथड कहते हैं, फिर मील पद्धति या मील या यूजेस मेथड जिसे हम कहते हैं, डिप्लीशंस मेथड रिक्तता पद्धति कहते हैं, मशीन घंटा दर मशीन आवर रेट पद्धति हम कहते हैं, गोलाकार पद्धति कहा जाता है, वार्षिकी पद्धति कही जाती है प्रमुख रूप से। तत्पश्चात मिश्रित या चक्रवृद्धि ब्याज पद्धति, प्रतिस्थापन लागत पद्धति रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड दुगनी कमी होने वाली शेष पद्धति, वैधानिक पद्धति, वर्ष की इकाइयों की योग पद्धति द सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड, प्रत्याय दर पद्धति रेट ऑफ रिटर्न मेथड आदि ऐसे 16 से भी अधिक पद्धतियां मूल्यह्रास की अलग अलग पद्धतियों या अलग अलग नेचर के कारण हमें उनका प्रयोग करना पड़ता है। यद्यपि प्रमुख रूप से केवल 3 या 4 ही पद्धति आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला फिक्स्ड इंस्टॉल मेथड जिसे हम स्थायी किस्त पद्धति कहते हैं और दूसरा घटती किस्त पद्धति कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, स्थायी किस्त पद्धति आप लोगों के लिए नई नहीं है, बल्कि आप सबको पता है कि स्थायी किस्त पद्धति में प्रमुख रूप से मूल्यह्रास कैसे लगाया जाता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत हमें अपने मूल्यह्रास की राशि की गणना करने के लिए एक निश्चित पद्धति को अपनानी होती है, एक निश्चित कार्य प्रणाली को अपनानी होती है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि स्थायी किस्त पद्धति में हम प्रमुख रूप से मूल्यह्रास की राशि की गणना केवल एक ही बार करते हैं और उसे प्रत्येक वर्ष हम अपने खाते में प्रभार करते हैं, चार्ज करते हैं। इसके विपरीत यदि आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की ओर ध्यान देंगे तो इसमें प्रत्येक वर्ष जो मूल्यह्रास की राशि है वह घटती हुई चली जाती है। स्थायी किस्त पद्धति को सीधी रेखा पद्धति भी कहते हैं, straight line method. Why it is called straight line method? We should understand that if we draw a line for depreciation, then we will get a straight line in our particular diagram. That is why it is called straight line method. यानी कि आप जब स्थायी किस्त पद्धति के अंतर्गत प्रमुख रूप से यदि कोई ग्राफ में इस मूल्यह्रास की राशि को एक सीधी रेखा में अंकित करेंगे या रेखा में अंकित करेंगे तो एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होती है, इसीलिए इसे सरल रेखा पद्धति भी कहते हैं। स्थायी किस्त पद्धति में किसी भी संपत्ति की लागत उसके जीवन काल के अंत में शून्य हो सकती है, परंतु डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कभी भी किसी संपत्ति की लागत शून्य पर नहीं पहुंचती। अत्यधिक वैज्ञानिक पद्धति घटती किस्त पद्धति को माना गया है। स्थायी किस्त पद्धति हो या घटती किस्त पद्धति, हमें मूल्यह्रास की राशि की गणना करनी होती है और मूल्यह्रास की राशि की गणना हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। जब प्रश्न में संपत्ति का जीवन काल दिया, when lifetime is given in the question, लाइफ का आशय संपत्ति के कुल अनुमानित जीवन काल से है। जैसे मान लीजिए कि किसी मशीन का प्रयोग हम 10 वर्षों के लिए कर सकते हैं और उसके बाद यदि उसका प्रयोग करना चाहे तो वो बहुत अधिक मात्रा में मेंटेनेंस के खर्च अगर मांगे तो ऐसी स्थिति में हम उस मशीन की अनुमानित जीवन 10 वर्ष घोषित कर सकते हैं।
तो यदि मान लीजिए मशीन की लागत 1 लाख रुपए है और 10 वर्ष उसका जीवन काल है, लाइफ टाइम है, तो ऐसी स्थिति में हम एक सामान्य फॉर्मूला या सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिस सूत्र का प्रयोग कर हम मूल्यह्रास की राशि की गणना कर सकते हैं। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो मूल्यह्रास की राशि की गणना करने के लिए हमें केवल एक छोटा सा सूत्र हमको लिखना पड़ेगा। इसमें डेप्रिसिएशन इक्वल टू मूल लागत बटे संपत्ति का जीवन काल। ओरिजिनल कॉस्ट अपॉन लाइफ टाइम ऑफ एसेट्स, यदि इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो मूल्यह्रास की राशि की गणना हो जाती है। इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है रेसिड्यूल वैल्यू, जिसे अवशिष्ट लागत कहा जाता है। अवशिष्ट लागत से आशय एक मशीन के अनुमानित जीवन काल के बाद यदि उसे बाजार में बेच दिया जाए, या यूं कह लीजिए कि उसे यदि कबाड़ में बेच दिया जाए, तो उस कबाड़ में बेचने पर प्राप्त होने वाली जो प्रतिफल है उसे हम रेसिडुअल वैल्यू या अवशिष्ट मूल्य कहते हैं। यदि प्रश्न में अवशिष्ट मूल्य दिया हो तो उस अवशिष्ट मूल्य को भी आपको यहाँ माइनस करना होगा। अवशिष्ट मूल्य रेसिडुअल वैल्यू, इस अवशिष्ट मूल्य को घटाने के पश्चात जो शुद्ध रूप से मूल लागत होगी उसे संपत्ति के जीवन काल से डिवाइड करने के बाद जो प्रतिफल प्राप्त होगा वह हमारे लिए मूल्यह्रास की राशि होगी। चूंकि यह स्थायी किस्त पद्धति है, नाम है स्थायी किस्त, इसका आशय यह है कि प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास की राशि समान होगी। इसके विपरीत जैसा मैंने आपको कहा कि घटती किस्त पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जो है मूल्यह्रास की राशि समान नहीं होती है, अपितु मूल्यह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष हमको ज्ञात करना होता है। जैसे हम जब कभी भी मूल्यह्रास की राशि ज्ञात करना चाहेंगे तो उसकी जो ओपनिंग बैलेंस है या लागत होगी उसी पर हमेशा हमें परसेंट जो दिए रहते हैं प्रश्न में, उस आधार पर हमको मूल्यह्रास की राशि की गणना करनी होगी।